हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और ये विज्ञान का लेक्चर नंबर 40 है। अभी तक हम टोटल 39 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और हर लेक्चर में हम टोटल 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि विज्ञान के हैं और जो एमपी पुलिस 2021 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब ये बोल सकते हैं रामबाण साबित होगा, क्योंकि इस जो लेक्चर में टोटल जो 30 क्वेश्चन होते हैं, इस 30 क्वेश्चन में न्यूमेरिकल, कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं। और इस 30 क्वेश्चन में से यदि आपसे 25 प्लस अगर क्वेश्चन बन रहे हैं तो ही आपकी तैयारी सही चल रही है। इसलिए आप इसे अंत तक जरूर लगाएं और आप खुद अपने आप को चेक करें कि आपको कम से कम 25 क्वेश्चन बन पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, बाकी ये सारे के सारे क्वेश्चन 6वीं से लेकर 10वीं तक की एनसीईआरटी विज्ञान की पुस्तक का पूरा निचोड़ है। तो अगर आप ये पूरी सीरीज भी कंप्लीट कर लेते हैं, पिछले लेक्चर और ये सारे, तो आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा 1161 नंबर का, क्योंकि इससे पहले कि हमने 1160 क्वेश्चन पिछले के लेक्चरों में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि 746 वॉट को क्या कहा जाता है। ठीक है, जो 746 वॉट है उसे क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर है राइट आंसर। क्या कहा जाता है, तो एक अश्वशक्ति कहा जाता है। ठीक है, और इसे हम एक अश्वशक्ति को हार्स पावर भी बोलते हैं, एचपी। ठीक है, तो एक एचपी या एक हार्स पावर बराबर से कितना वॉट होता है, तो 746 वॉट होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बात हो रही है शक्ति की, तो आप ये याद रखिएगा, जो शक्ति बराबर से होता है क्या है, तो शक्ति बराबर से होता है कार्य बटे समय। क्या होता है, कार्य बटे समय होता है। और कार्य बटे समय, तो कार्य का मतलब क्या होता है, तो जूल, जूल प्रति सेकंड। ठीक है, तो जूल प्रति सेकंड मात्रा के किसका, शक्ति का। तो आपको याद रखना है शक्ति बराबर से कार्य बटे समय होता है। कभी शक्ति का मात्रक पूछ लिया जाए तो जूल प्रति सेकंड होता है। और एक अश्वशक्ति बराबर से 746 वॉट होता है। ठीक है, ये इतनी सारी चीजें आप याद रखोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 1162 नंबर का, कि अनुदैर्घ्य तरंग में, ठीक है, जो अनुदैर्घ्य तरंगों में कर्ण संरचना, ठीक है, कर्ण संचरण की दिशा में खालिस्तान कंपन करते हैं। मतलब जो अनुदैर्घ्य तरंगे होती, जैसे कि आप जो ध्वनि में बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, तो ये एक प्रकार की अनुदैर्घ्य तरंग ही है। और अनुदैर्घ्य तरंग के जो कर्ण होते हैं वो संचरण की दिशा किस प्रकार से होती है। ठीक है, तो यहाँ पर चारों ऑप्शन आई होप आपने पढ़ लिए होंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हो जाएगा क्या, राइट आंसर, समांतर होते हैं। मतलब अनुदैर्घ्य तरंग में कर्ण संचरण की दिशा हमेशा और हमेशा क्या होती है, समांतर होती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और अनुदैर्घ्य तरंगे सभी माध्यम में गमन कर सकती है। मतलब जो अनुदैर्घ्य तरंगे होती है इसे माध्यम की जरूरत होती है, जैसे ठोस, ठीक है, गैस और द्रव। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस तीनों में गमन करेगी कौन सी, अनुदैर्घ्य तरंगे, परंतु निर्वात में अनुदैर्घ्य तरंगे गमन नहीं करती है। ठीक है, ये दूसरी चीजें आप याद रखोगे। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जाएगा 1163 नंबर का, कि निम्न में से कौन विसरित नहीं होता। तो सबसे पहले देखो, विसरण आपको पता होना, विसरण पता होना। सपोज आप अपने घर में, मंदिर के पास, जो आपके घर में मंदिर होगा, भगवान की मूर्ति होगी, और वहां अगर आप अगरबत्ती लगाते तो वो अगरबत्ती का जो धुआं है, या फिर हम जो भी बोल सकते हैं सुगंध, वो पूरे रूम में फैल जाती है, तो हम उसे एक प्रकार का विसरण बोलते हैं। उसी प्रकार से आपके घर में गैस टंकी होगी और गैस टंकी गलती से अगर आप उसे चालू कर देते हैं तो वो गैस क्या होता है, पूरे रूम में फैल जाती है। ठीक है, तो ये होती है विसरण की गति या विसरण की दर, हम ये बोल सकते हैं। तो निम्नलिखित में से क्या विसरित नहीं हो सकता, कहने का मतलब कि ये पूरा का पूरा हॉल है, अगर आप किसी वस्तु को, किसी गैस को अगर एक स्थान पर ओपन कर देते हैं तो ये पूरे रूम में फैलना ही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ देखो, पहला ऑप्शन है मेथी पाउडर, सेकंड ऑप्शन है धुआं, थर्ड है इत्र की वाष्प, और फोर्थ है अगरबत्ती का धुआं। तो अगर आप अगरबत्ती यहां लगाओगे तो ये पूरे रूम में फैल जाएगी, मतलब ये इसमें विसरण होता है। इत्र में विसरण होता है, क्योंकि आप जो डीओ या इत्र लगाते होंगे तो वो अगले व्यक्ति तक आसानी से पहुंच जाती है, और धुआं भी एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। तो इन तीनों में विसरण की गति होती है, परंतु विसरण किस में नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर, कि मेथी का पाउडर अगर आप अपने रूम में रख देते हैं तो आप तक उसकी सुगंध नहीं पहुंचेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन से आवर्त में अधातुओं की संख्या अधिकतम है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्योंकि आपने अगर पीरियोडिक टेबल बहुत ध्यान से और बार बार ना देखा और आपने उसको बार बार ना पढ़ा हो तो ये क्वेश्चन आपसे बनना ही नहीं है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन से आवर्त में अधातु की संख्या अधिकतम है। तो स्पेशली यहाँ फोकस करना है कि अधातु की संख्या अधिकतम है। तो पहला ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। ठीक है, आवर्त की बात कर रहा है तो ये इस प्रकार से पीरियोडिक टेबल होता है, और इनको क्या कहा जाता है, आवर्त कहा जाता है। इस प्रकार को क्या कहा जाता है, आवर्त कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर
फाइनली ऑप्शन नंबर सेकंड है राइट आंसर की जो दूसरा आवर्त है उसमें सबसे ज़्यादा अधातुओं की संख्या होती है। ठीक है, क्यों होती है वो हम देख लेते हैं। तो अगर मैं पीरियोडिक टेबल बनाऊं तो इस प्रकार से पीरियोडिक टेबल होता है। आई होप आपको याद होगा भी ये। सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, तो हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन के बाद देखोगे तो यहाँ पर क्या होता है, तो हीलियम होता है। क्या होता है, हीलियम। फिर यहाँ देखोगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, लिथियम। ठीक है, और लिथियम के बाद यहाँ देखोगे तो बेरिलियम Be आता है। फिर यहाँ अगर आप देखोगे तो आता है क्या, सबसे पहले बोरान। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कार्बन, सॉरी Bc, हाँ कार्बन। फिर आता है नाइट्रोजन, और फिर आता है क्या, ऑक्सीजन, और फिर आता है यहाँ पर क्या, फ्लोरीन, और फिर आता है क्या यहाँ पर, नियॉन, हीलियम और नियॉन। तो आप देखोगे दूसरे आवर्त में बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन ये सारे के सारे क्या है, तो अधातु है। चाहो तो मैं एक इसे पीरियोडिक टेबल में ही आपको बता देता हूँ, ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाओगे वहाँ। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है यही है आधुनिक आवर्त सारणी, जिसको पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो पूरी की पूरी है ये सेकंड आवर्त ये वाला होगा। ठीक है, सेकंड आवर्त होगा, और सेकंड आवर्त में आप जानते हैं कि ये जो जिगजैग रेखा है ये वाली, ठीक है, ये जिगजैग रेखा है, इसके इधर साइड जो है वो है अधातु और इधर है क्या, धातु। ठीक है, जो इधर साइड है वो क्या है, अधातु है। तो ये सेकंड वर्ग है, ये सॉरी सेकंड आवर्त है। ये कौन सा है, सेकंड आवर्त। तो उसमें जो बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ठीक है, ये सब की सब क्या हो जाएगी, अधातु। परंतु वहीं पर अगर हम तीसरे आवर्त में देखते हैं तो एल्यूमिनियम क्या है, धातु है, क्योंकि ये जिगजैग लाइन के क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है। ठीक है, मतलब ये जो रेखा है इसके लेफ्ट में धातु है। तो हम यहाँ देखेंगे तो यहीं पर सबसे अधिक धातु है, बाकी यहाँ देखो सॉरी अधातु है। बाकी इधर ये भी एल्यूमिनियम धातु है, गैलियम धातु है, टीन धातु है, लेड, बिस्मथ, पोलोनियम सबके सब क्या है, धातु है। तो केवल और केवल दूसरे आवर्त में सबसे अधिक अधातु होती है, ये आपको याद रखना है। और उन अधातु कौन सी होती है, तो बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये क्या है, चारों के चारों अधातु है जो कि सेकेंड आवर्त में स्थित है। ठीक है, तो आप इससे बार बार देखिए, बार बार पढ़िए, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 1165 नंबर का, कि हाइड्रोकार्बन जिसमें आणविक सूत्र समान होते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन जिसके आणविक सूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन संरचनात्मक सूत्र अलग अलग होते हैं, को क्या कहा जाता है। ठीक है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है जो कि 10th की NCERT से ये लिया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे इसका आंसर नंबर, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड क्या जाएगा, राइट आंसर समावयवी। ठीक है, तो याद रखो एक मिनट सबसे पहले कि हाइड्रोकार्बन जिसमें आणविक सूत्र समान, तो अणु का जो सूत्र है वो समान, लेकिन संरचनात्मक सूत्र अलग अलग होता है, उसे क्या बोलते हैं, समावयवी कहते हैं या आइसोमेयर कहते हैं। ठीक है, समावयवी या इसे कहा जाता है आइसोमेयर। ठीक है, आइसोमेयर कहा जाता है। ठीक है, एक इसका एग्जांपल आपको बता देता हूं मैं, कि आप इस फॉर्मूले को जानते होंगे। ठीक है, C4H10, C4H10 ये किसका फॉर्मूला है, तो आप जानते हैं ये ब्यूटेन का फॉर्मूला है। तो इसे देखो, इसका संरचनात्मक सूत्र अलग अलग हम लिख सकते हैं, एक होता है नॉर्मल ब्यूटेन और एक होता है आइसोब्यूटेन। ठीक है, इसे हम दो अलग अलग नामों से जानते हैं, एक होता है नॉर्मल ब्यूटेन और एक होता है आइसोब्यूटेन। अगर आप संरचना जानते हैं तो इन दोनों की संरचना क्या होगी, अलग अलग होगी। तो यहाँ यही बोला है कि हाइड्रोकार्बन जिनके आणविक सूत्र समान, तो आणविक सूत्र C4H10 को हम दो अलग अलग नामों से जानते हैं, एक जानते हैं नॉर्मल ब्यूटेन और एक होता है इसी का नाम आइसोब्यूटेन। ठीक है, लेकिन संरचनात्मक सूत्र अलग होते हैं, मतलब इसका संरचना अलग बनेगी, मतलब किसका, नॉर्मल ब्यूटेन की और आइसोब्यूटेन की संरचना अलग अलग बनेगी। तो जब सूत्र समान और संरचना अलग अलग हो तो उसे हम समावयवी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 1166 की गर्भाशय खालिस्तान के माध्यम से योनि में खुलता है। ठीक है, जो गर्भाशय है वो खालिस्तान के माध्यम से योनि में खुलता है। तो पहला ऑप्शन है डिंब वाहिनी, सेकंड ऑप्शन है शुक्र वाहिका, थर्ड ऑप्शन है मूत्राशय और फोर्थ ऑप्शन है गर्भाशय ग्रीवा। ठीक है, तो ये भी 10th क्लास की NCERT से ही क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर है राइट आंसर की, जो गर्भाशय, ठीक है, जो गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से योनि में खुलता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जो गर्भाशय यह एक नाशपाती के समान होता है। जो गर्भाशय होता है वो किस आकार का होता है, अगर पेपर में ये पूछ ले जाए तो नाशपाती के समान का होता है। और इसका टोटल जो सामान्य लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो होती है उसकी 7.5 सेंटीमीटर लंबा होता है, 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और 3.5 सेंटीमीटर मोटा होता है क्या, गर्भाशय। और किस प्रकार का होता है, तो
ये होता है नाशपाती के आकार का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 1167 नंबर का कि चौथे आवर्त सारणी में, देखो चौथे आवर्त सारणी में किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। तो देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना कि चौथे आवर्त सारणी में जो चौथा आवर्त है वो कौन सा है। ठीक है, तो किस परमाणु की त्रिज्या सबसे कम होती है और परमाणु की त्रिज्या किस प्रकार बढ़ती है और किस प्रकार घटती है, ये आपको पता होना, तब ही इसका आंसर आप कर पाओगे। तो ऑप्शन अगर पहला देखोगे तो क्लोरीन, सेकंड ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पर आयोडीन, थर्ड ऑप्शन देखोगे तो फ्लोरीन और फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा तो ब्रोमीन। ठीक है, अब इसमें अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाते तो ये सब के सब हैलोजन तत्व है, सबके सब हैलोजन तत्व है। मतलब अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात करूँ तो कुछ इस प्रकार से पीरियोडिक टेबल होता है, और पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आते हैं क्या, हैलोजन तत्व। ठीक है, जो सबसे पहला क्या होता है, फ्लोरीन, फिर उसके बाद होता है क्लोरीन, फिर उसके बाद होता है ब्रोमीन, और फिर होता है क्या, आयोडीन। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर क्या होता है, हीलियम होता है। तो हम देखें तो ये पहले देखो ये दूसरे आवर्त में आएगा तीसरा, और ये चौथे आवर्त में आएगा कौन, ब्रोमीन। मतलब ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पर क्या, राइट आंसर। चाहो तो मैं इसे पीरियोडिक टेबल में आपको दिखा देता हूँ। तो एक बार क्वेश्चन वापस से देख लो कि चौथा आवर्त बोला है। ठीक है, चौथे आवर्त बोला है और ये सबके सब हैलोजन तत्व है। तो सबसे पहले देखो कि चौथा आवर्त कैसे होगा। चौथा आवर्त तो ये देखोगे तो ये पहला आवर्त, ये वाला दूसरा आवर्त, ये तीसरा आवर्त और ये चौथा आवर्त, और चौथे आवर्त में आ क्या रहा है, ब्रोमीन। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, जो भी है मतलब ऑप्शन नंबर जो भी होगा ब्रोमीन हो जाएगा, जिसका सबसे परमाणु क्या होगा, चौथे आवर्त का सबसे छोटा परमाणु बोला है, इसलिए ब्रोमीन होगा राइट आंसर। एक चीज अगर आप ये जान रहे तो इधर देख लो, आवर्त में लेफ्ट से राइट जाने पर, ठीक है, लेफ्ट से राइट जाने पर मतलब ये हो जाएगा लेफ्ट और ये राइट। लेफ्ट आवर्त में लेफ्ट से राइट जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। ठीक है, जैसे यहाँ से आप इधर जाओगे तो इनकी परमाणु त्रिज्या क्या होगी, घटेगी। मतलब अगर मैं कंपेयर करूँ बोरान, कार्बन और नाइट्रोजन को, तो सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या किसकी होगी, नाइट्रोजन की, फिर उससे बड़ी कार्बन की और उससे बड़ी बोरान की होगी। मतलब लेफ्ट से राइट जाने पर परमाणु त्रिज्या का आकार घटता है। तो सबसे बड़ा परमाणु किसका होगा, बोरान, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन। उसी प्रकार अगर मैं यहाँ बोल दूँ इन चारों में सबसे बड़ा परमाणु किसका होगा, तो गैलियम का, फिर उससे छोटा किसका होगा, जर्मेनियम का, फिर उससे छोटा आर्सेनिक का, फिर उससे छोटा हो जाएगा ये हो जाएगा ऐसी हो जाएगा सेलेनियम, और फिर हो जाएगा ब्रोमीन। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे इसको कि किस प्रकार परमाणु त्रिज्या घटती और बढ़ती है। तो परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी है, वो भी चौथे आवर्त की। तो ऑप्शन नंबर 4 है राइट आंसर क्या, ब्रोमीन। और ब्रोमीन का अगर आपसे परमाणु क्रमांक पूछ लिया जाए तो आपको ये भी याद रखना है, इन सभी के परमाणु क्रमांक याद कर लो। यहाँ फ्लोरीन का होता है 9, क्लोरीन का होता है 17, ब्रोमीन का होता है कितना, 35। तो देखो फ्लोरीन का 9, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35 और आयोडीन का कितना होता है, 53 होता है। ठीक है, और ये सबके सब क्या कहलाते हैं, तो हैलोजन तत्व कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 1168 नंबर का कि द्रव्य से ठोस में परिवर्तन की क्रिया को क्या कहा जाता है। मतलब जब द्रव्य से क्या बने, ठोस बने, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है विखंडन, सेकंड ऑप्शन है उत्सादन, और थर्ड ऑप्शन है घनीकरण, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा संगनन। अगर आप 9th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ के आए हैं तब ही ये क्वेश्चन आपसे बहुत अच्छे से बनेगा। तो द्रव्य को जब ठोस में परिवर्तित करते हैं तो उससे क्या कहा जाता है, तो घनीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या है, राइट आंसर होगा कि द्रव्य को जब ठोस में परिवर्तित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, घनीकरण कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1169 की एक समतल दर्पण के लिए छवि होती है। ठीक है, जो एक समतल दर्पण होता है उसकी छवि किस प्रकार की होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, आभासी और पार्श्व उल्टी होती है। ठीक है, हो सकता है आप इसमें कंफ्यूज हो जाओ, परंतु आप इसे पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी में 10वीं क्लास की, या फिर 12th क्लास में आपको प्रकाश में ये पढ़ने को मिलेगा समतल दर्पण। या तो अगले लेक्चर में आपको अगर समझ ना आए तो आप कमेंट कर देना, मैं अगले लेक्चर में इसका पूरा का पूरा समतल दर्पण सबसे पहले समझा दूंगा, उसके बाद सारे क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1170 कि वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किसमें मापा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको जड़त्व पता होना, उसके बाद ही आप बता पाओगे कि इसे मापेंगे किसमें। ठीक है, तो वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किसमें मापा जाता है। तो पहला ऑप्शन है वेग, सेकंड ऑप्शन है रंग, थर्ड ऑप्शन है भार और फोर्थ ऑप्शन है द्रव्यमान। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, सॉरी क्या बोल रहा है, वस्तु का जड़त्व। तो जड़त्व को मापा जाता है द्रव्यमान से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। तो एक्चुअल में जड़त्व क्या होता है ये समझ लो। अगर मान लो ये इतना बड़ा एक पत्थर रखा है, आप इसे अगर इधर धका रहे तो जितना ज़्यादा इसका द्रव्यमान होगा तो ये आपके से धक पाएगा क्या, नहीं धक पाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जितना ज़्यादा द्रव्यमान है जड़त्व उतना ज़्यादा है, और एक छोटा सा पत्थर है आप अगर इधर से धका रहे होंगे तो आपसे आसानी से धक जाएगा। मतलब जिसका द्रव्यमान कम है उसका जड़त्व कम है। तो सबसे पहले ये याद रखना कि जड़त्व का नियम ये दिया किसने था, तो
गैलीलियो ने दिया था। याद रखिएगा, गैलीलियो ने जड़त्व का नियम दिया था और इसी जड़त्व के नियम को न्यूटन का प्रथम नियम माना जाता है। जड़त्व का नियम दिया था गैलीलियो ने और जड़त्व के नियम को ही न्यूटन का प्रथम नियम माना जाता है। न्यूटन का प्रथम नियम को ही क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम। जो मैंने थ्योरी बोली आप इसको ध्यान से सुनो कि गैलीलियो ने जड़त्व का नियम दिया और जड़त्व के नियम को ही न्यूटन का प्रथम नियम माना जाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि प्रथम नियम किस पर आधारित है? तो जड़त्व पर आधारित है। और ये संकल्पना कोने दी थी? तो सबसे पहले गैलीलियो ने दी थी और इसका गणितीय रूप कोने दिया था? न्यूटन ने दिया है। तो फाइनली जड़त्व निम्न में से किससे मापा जाता है? तो द्रव्यमान से। अगला क्वेश्चन है 1171 नंबर का कि विद्युत परिपथ में भी बैटरी का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो आपने देखा होगा कि सपोज ये एक विद्युत परिपथ हो गया, ये कुंजी लग गई, यहाँ पर हम एक बैटरी लगा देते हैं इस प्रकार से और यहाँ पर एक आ जाएगा क्या? लाइट आ जाएगा। तो ये एक विद्युत परिपथ हो गया। इसमें ये बैटरी का यूज़ क्यों होता है? ये माइनस और ये प्लस चार्ज हो गया, तो बैटरी का यूज़ क्यों होता है ये हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है धारा उत्पन्न करने के लिए, सेकंड ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करने के लिए, थर्ड ऑप्शन है विभवांतर उत्पन्न करने के लिए और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा विभवांतर मापने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है इस क्वेश्चन का आंसर 99% स्टूडेंट गलत करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या राइट आंसर। आप लोगों ने पहला लगाया होगा, किसी लोगों ने दूसरा लगाया होगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर क्या है राइट आंसर। कि विद्युत परिपथ में बैटरी का यूज़ क्यों होता है? तो विभवांतर उत्पन्न करने के लिए होता है। तो फाइनली सबसे पहले तो आपको विभवांतर की परिभाषा पता है, तब ही आप इसका आंसर सही लगा सकते हैं। तो विभवांतर का मतलब होता है किसी चालक तार में दो बिंदुओं के मध्य जो विभव में अंतर होता है, ठीक है, विभव में अंतर होता है उसे क्या कहा जाता है? तो विभवांतर कहा जाता है। तो बैटरी क्या करता है? बैटरी इस प्रकार से एक सेल होता है, इधर पॉजिटिव चार्ज और इधर नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर दोनों के करेंटों में क्या होता है? अंतर, और ये अंतर के कारण ही इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो बैटरी का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो विभवांतर उत्पन्न करने के लिए। ऑप्शन नंबर थर्ड है यहाँ पर राइट आंसर। और विभवांतर का मात्रक क्या है ये पूछ ले जाए तो वोल्ट है विभवांतर का मात्रक, ठीक है। तो विभवांतर का मात्रक क्या है? वोल्ट। और विभवांतर कैसी राशि है? तो एक अदिश राशि है। ये भी आप याद रखना है कि विभवांतर किस प्रकार की राशि है? तो अदिश राशि होगी, ठीक है, याद रखिएगा। और ओम का नियम आपको पता ही होगा, V बराबर से आई आर, और ये जो V है ना यही है विभवांतर, ठीक है, यही है क्या? विभवांतर। और विभवांतर का और मात्रक अगर पूछ ले जाए तो आई आर है। तो आई का मात्रक क्या? एम्पियर गुणित ओम। तो एम्पियर गुणित ओम भी मात्रक है किसका? विभवांतर का। वोल्ट तो है ही है, परंतु ये भी मात्रक है क्या? एम्पियर गुणित ओम। ये भी किसका मात्रक है? तो वोल्ट का मात्रक है या विभवांतर का मात्रक होगा। तो फाइनली इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या है? थर्ड आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपने पास? 1172। ये है टेरिडोफाइट्स खालिस्तान होते हैं। 9th क्लास का क्वेश्चन है ये। टेरिडोफाइट्स है खालिस्तान होते हैं। तो एक चीज़ तो मैं अभी बता दूं यार कि जो लोग इस लेक्चर को कंटिन्यू देख रहे होंगे ना, तो कोशिश करिए कि आप कैसी भी कंडीशन हो फिर भी 9वीं और 10वीं के NCERT जरूर पढ़ें, एक बार, दो बार, तीन बार, तब ही आपका परफॉर्म बहुत अच्छा हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। आप कोई भी पुस्तक पढ़ लो मार्केट की, पर NCERT आपको पढ़ना ही अगर आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो, ठीक है, क्योंकि आपको जितना भी कंटेंट मिलेगा वहीं से मिलेगा। तो क्वेश्चन अपना है कि टेरिडोफाइट्स खालिस्तान में होते हैं, ठीक है, जो टेरिडोफाइट्स खालिस्तान होते हैं तो क्या होते हैं? तो पहला ऑप्शन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपने चारों के चारों ऑप्शन पढ़ लिए होंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर क्या है राइट आंसर होगा कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं, ठीक है। जो टेरिडोफाइट होते हैं वो बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं और टेरिडोफाइटा समूह के पौधे नमी, छायादार स्थान और जंगलों, पहाड़ों आदि पर अधिक पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। और जो टेरिडोफाइट है ना, टेरिडोफाइट वर्ग के जो पौधे बीजाणु जनक होते हैं, याद रखिएगा कि बीजाणु जनक कौन होते हैं? तो याद रखिएगा बीजाणु जनक कौन होते हैं? तो टेरिडोफाइट होते हैं, ये आपको याद रखना है। और बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं कौन? टेरिडोफाइट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1173 नंबर का कि कोई ध्वनि जब कमरे से कम जब कोई ध्वनि जब कम से कम 17 मीटर लगभग की दूरी से परावर्तित होती है तो खालिस्तान कहते हैं। मतलब एक रूम है, ये ऐसा रूम, और मान लो कि इसकी लंबाई जो है वो टोटल कितने 17 मीटर है। तो यहाँ पर टकराने के बाद ये रिटर्न इधर गई और वापस रिटर्न आ गई, तो इसे हम क्या कहते हैं? तो चारों ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे, प्रतिध्वनि, परावर्तन, प्रतिध्वनि स्थान, परावर्तन और प्रतिध्वनि और परावर्तन, ठीक है। ये चारों के चारों ऑप्शन दे रखे हैं। तो जब कोई ध्वनि 17 मीटर की दूरी पर टकराती है और रिटर्न वापस आती तो उसे क्या कहा जाता है? तो प्रतिध्वनि कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर क्या है राइट आंसर कि कोई भी ध्वनि जब किसी दीवार से या किसी कुएं से या किसी हॉल में 17 मीटर की दूरी से टकराने के बाद रिटर्न आए तो उसे हम क्या कहते हैं? तो प्रतिध्वनि कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है 1174 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर नहीं है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा उभयचर नहीं है वो हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है फिटकरी, सेकंड ऑप्शन है ब्लीचिंग पाउडर, थर्ड ऑप्शन है बेकिंग सोडा और फोर्थ ऑप्शन है धोवन सोडा। तो सबसे पहले उभयचर का मतलब जो कि आपको अम्ल और क्षार दोनों प्रकार के जो गुण दर्शाता है उसे कहते हैं उभयचर। ठीक है, उभयचर मतलब जो अम्ल और क्षार दोनों प्रकार के गुण दर्शाए उसे उभयचर कहेंगे। तो यहाँ पूछा कि उभयचर कौन सा नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा राइट आंसर कि जो धोवन सोडा है वह उभयचर नहीं है, केवल और केवल ये अम्ल का काम करता है। तो याद रखिएगा धोवन सोडा जो कि उभयचर नहीं है, परंतु फिटकरी, ब्लीचिंग पाउडर और बेकिंग सोडा ये सब के सब उभयचर के अंतर्गत आते हैं। और फिटकरी का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, K2SO4Al2SO4 होल ट्वाइस। ठीक है, K2SO4Al2SO4 होल थ्राइस इंटू 24H2O। ठीक है, ये फॉर्मूला किसका, फिटकरी का। याद रखिएगा K2SO4Al2SO4 होल थ्राइस इंटू 24H2O। ठीक है, वैसे ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। ये किसका फॉर्मूला है, तो ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है ये भी आपको याद रखना है। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। ठीक है, ये फॉर्मूला किसका, बेकिंग सोडा का। और धोवन सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3। ये किसका फॉर्मूला है, तो धोवन सोडा का। तो ये चारों के चारों फॉर्मूले अगर आप पढ़ रहे हैं तो इन्हें याद करिए, ये मत बिल्कुल भी मत सोचना कि हमारे पेपर में ये सारी चीज़ें नहीं आएगी। ठीक है, जो चीज़ें आपको नहीं आती वो पेपर में आने की संभावना ज़्यादा है, ऐसा अगर सोच के आप पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो फाइनली इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ था क्या, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 1175 की पृथ्वी की सतह के पास भार परिवर्तन की दर ऊंचाई h के साथ के सापेक्ष परिवर्तित होती है। ठीक है, 10th क्लास की NCERT पढ़ोगे तो ये आपको पढ़ने को मिलेगा। तो वापस से क्वेश्चन देख लो कि पृथ्वी की सतह के पास भार परिवर्तन की दर ऊंचाई h के साथ के सापेक्ष परिवर्तित होती है। तो ये चारों ऑप्शन है h की घात 0, h की घात -2, h की घात -1 और h की घात 1/2। तो आपने अगर फॉर्मूला पढ़ा होगा तो इस प्रकार से भार का फॉर्मूला होता है। तो भार बराबर से ये वास्तविक भार और ये W1 और यहाँ पर आ जाएगा 1 + H/R। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। और घात कितनी है, -2। तो यहाँ देखो भार परिवर्तित कैसे होगा, घात -2 है वो भी किसकी, h की। मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जब ऊंचाई के साथ भार परिवर्तित हो रहा है ये उसका फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 1176 की बेकिंग सोडा बनाने के लिए निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और ये काफ़ी टफ क्वेश्चनों में से एक है जो कि NCERT की बुक से ही निकला है 10th क्लास की, कि बेकिंग सोडा बनाने के लिए निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है टार्ट्रिक अम्ल, सेकंड ऑप्शन है मैलिक अम्ल, थर्ड ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल और फोर्थ ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि 100% स्टूडेंटों से ये नहीं बना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ क्या राइट आंसर की जो टार्ट्रिक अम्ल है, तो टार्ट्रिक अम्ल का यूज़ किया जाता है किसके लिए, तो बेकिंग सोडा बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है, फर्स्ट है राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर जाएगा 1117 कि पारा एकमात्र ऐसी धातु है, जो पारा है वो एकमात्र ऐसी धातु है जो 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल रहती है, इसके कारण क्या है। ये हमसे पूछा गया है कि जो पारा है वो एकमात्र ऐसी धातु है, स्पेशली धातु बोला है। ठीक है, जो 0 डिग्री सेल्सियस तरल रहती है और इसका कारण क्या है। तो पहला ऑप्शन है इसकी निम्न आयनिक क्षमता, सेकंड ऑप्शन है इसकी अति उच्च आयनीकरण ऊर्जा और ढीला धात्विक बंध, थर्ड ऑप्शन है इसका उच्च वाष्प दाब और फोर्थ ऑप्शन है इसकी उच्च आणविक त्रिज्या। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो फाइनली इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा क्या, राइट आंसर की जो पारा होता है इसमें अति उच्च आयनीकरण ऊर्जा और ढीला धात्विक बंध होता है, जिसके कारण जो पारा है वो क्या होती है 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल अवस्था में रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या है, राइट आंसर। जिन लोगों को ना पता हो ये सारी चीज़ें तो आप इसे याद करते चलिए, और जो भी क्वेश्चन आपको नया लगे आप अगर इसके नोट्स अगर बनाते चलेंगे तो और ज़्यादा बेटर होगा। बात हो रही है पारा की। ठीक है, पारा को मरकरी भी कहा जाता है, पारा को क्या कहा जाता है, मरकरी भी कहा जाता है। तो यह है पारा। ठीक है, जिसे मरकरी भी कहा जाता है, फॉर्मूला है Hg। ठीक है, और इसका परमाणु क्रमांक याद रखिएगा कितना है, 80 है। और ये रहता कहाँ पर है, तो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो यहाँ जिंक कैडमियम और ये होता है पारा, मतलब जिंक कैडमियम और पारा की लाइन में होता है। इसकी संयोजकता कितनी होती है, तो +1 होती है। ये भी आप अगर याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। और परमाणु क्रमांक कितना है, 80 है।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 1178 की, पुनर्जनन का अर्थ क्या होता है। ठीक है, जो पुनर्जनन है उसका अर्थ एक्चुअल में क्या होता है, 9th क्लास के एनसीईआरटी में आपको ये पढ़ने को मिलेगा जनन वाले चैप्टर में। तो पहला ऑप्शन है खोए हिस्से का प्रतिस्थापन, सेकंड ऑप्शन है छोटे खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण, थर्ड ऑप्शन है उपरोक्त सभी विकल्प, और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ कलियों का निर्माण। तो देखो जो पुनर्जनन है ना, उसमें खोए हुए हिस्से का प्रतिस्थापन होता है, ये भी बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन देखोगे तो छोटे खंड के जीव से पूरे शरीर का निर्माण, ये भी सही है, और कलियों का निर्माण, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब तीनों के तीनों ऑप्शन इसमें सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर। उपरोक्त सभी की पुनर्जनन का अर्थ क्या होता है, तो खोए हुए हिस्से का प्रतिस्थापन, छोटे खंड के जीव को पूरे शरीर का निर्माण, और कलियों का निर्माण। ठीक है, तो ये सभी के सभी लक्षण है किसके, पुनर्जनन के। तो ये अगर आप डायरेक्ट याद रखोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी, नहीं तो ये कहीं ना कहीं आपको पेपर में चोट कर जाएगा ही जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1179 की, एंजाइम खालिस्तान एंजाइम होते हैं। ठीक है, जो चार ऑप्शन दे रखे हैं जैसे इंसुलिन, पेप्सिन, एमिलेज और लाइपेज, ये चार जो ऑप्शन दिए इनमें से ऐसा कौन सा है जो एंजाइम नहीं है। तो एंजाइम नहीं है वो हमसे पूछा गया है। तो फाइनली इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है क्या, राइट आंसर, की जो इंसुलिन है वो एंजाइम नहीं होता है। इंसुलिन क्या होता है, तो एक हार्मोन होता है। ठीक है, इंसुलिन क्या होता है, हार्मोन होता है, ये एंजाइम नहीं है। जबकि पेप्सिन, एमिलेज और लाइपेज, ये तीनों के तीनों क्या है, तो ये एंजाइम के अंतर्गत आते हैं, पर इंसुलिन एंजाइम के अंतर्गत नहीं आता। इंसुलिन क्या है, तो एक हार्मोन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर ये भी आपको याद रखना है कि जो इंसुलिन वो निकलता कहाँ से है, तो इंसुलिन जो है ना, ये अग्नाशय के एक भाग, ठीक है, जो अग्नाशय है उसके एक भाग है, जो कि लेगरहैंस की द्वीपिका बीटा कोशिका से निकलता है। ठीक है, लेगरहैंस की द्वीपिका बीटा कोशिका से निकलता है क्या, इंसुलिन। ये आपको याद रखना है। और जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की क्रिया को नियंत्रित करता है। क्या याद रखना आपको, कि जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बनाने की क्रिया को नियंत्रित करता है, और इसके अल्प स्त्राव से मधुमेह नामक रोग होता है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है, अल्प स्त्राव मतलब कम निकलना, तो अल्प स्त्राव के कारण क्या होता है, तो मधुमेह रोग हो जाता है, शुगर की बीमारी हो जाती है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से, कि जो इंसुलिन अगर अधिक निकल जाए शरीर में, ठीक है, इंसुलिन की मात्रा अगर बढ़ जाए तो एक और रोग हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है, किसके कारण, तो इंसुलिन की मात्रा जब शरीर में बढ़ जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है। ये आपको सारी चीज़ें याद रखना है। और जो इंसुलिन है एक हार्मोन है, ना कि एंजाइम। अगला क्वेश्चन है 1180 नंबर का, कि एक एलिमेंट, ठीक है, एक एलिमेंट के एलोट्रोप्स की भौतिक विशेषताएं भिन्न होती है क्योंकि वे, अब सबसे पहले तो आपने समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, ये चारों पांचों चीज़ें पढ़ी होगी। और ये कब पढ़ोगे, जब आप 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़ोगे। तो एक फिलामेंट, ठीक है, के एलोट्रोप्स की भौतिक विशेषताएं भिन्न होती है क्योंकि वे क्या होते हैं। तो पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, सेकंड ऑप्शन है बॉन्ड्स भिन्न प्रकार, जो बॉन्ड है, बॉन्डिंग जो बनती है, बॉन्ड भिन्न प्रकार के होते हैं, थर्ड ऑप्शन है न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, और फोर्थ ऑप्शन है परमाणु की संरचना भिन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा कि परमाणु की संरचना भिन्न होती है। ठीक है, तो एक फिलामेंट में एलोट्रोप्स की भौतिक विशेषता भिन्न होने का कारण क्या है, तो परमाणु की संरचना भिन्न होती है, ये उसका क्या है, मुख्य कारण है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर क्या, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हो सके तो इसे आप डायरेक्ट याद करोगे ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जब तक आप पुस्तकें नहीं पढ़ोगे तब तक ये सारी चीज़ें समझाना थोड़ा टास्क भरा है ना। छोटी मोटी चीज़ होती है तो हम डायरेक्ट ऐसे ही समझा देते। अगला क्वेश्चन 1181 की, एक स्लिंकी, ठीक है, एक स्लिंकी को संपीड़ित करके हमें किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है। तो देखो, संपीड़ित कर रहे हैं हम किसी चीज़ को, मतलब हम एनर्जी दे रहे हैं, हम ऊर्जा लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तब जाके संपीड़ित हो रहा है। तो संपीड़ित हुए वाले में क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर क्या है, राइट आंसर, की एक स्लिंकी को संपीड़ित करके हम इसमें स्थितिज ऊर्जा संग्रहित करते हैं। और स्थितिज ऊर्जा हम कहाँ कहाँ संग्रहित करते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमने कहीं बांध बनाया हुआ है, ठीक है, जहाँ पानी रोकने के लिए बांध होता है, डैम, तो वो पानी रुका हुआ है, वो भी एक प्रकार की स्थितिज ऊर्जा है। चाबी वाली जो गाड़ी होती है तो उसमें चाबी भर दी जाती है, वो एक प्रकार की स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, तो उसी प्रकार से स्लिंकी को जब संपीड़ित कर दिया जाता है तो ये भी क्या होगी, एक स्थितिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन नंबर थर्ड है, यहाँ सेकंड है क्या, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 1182 नंबर का, कि जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन का है, प्रैक्टिकली सोचोगे तब ही आपसे बन पाएगा। कि जब
एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति बदलती जा रही है तो पहला ऑप्शन है कहा जाता है कि वह शून्य वेग पर है। सेकंड ऑप्शन है कहा जाता है कि वह गतिशील है। थर्ड ऑप्शन है कहा जाता है कि उसने कुछ दूरी तय की है। और फोर्थ ऑप्शन है कहा जाता है कि वह आराम की स्थिति में है। तो 82 का ऑप्शन नंबर सेकंड है क्या राइट आंसर। और ये 9th क्लास की पुस्तक से लिया गया है। ठीक है, आपने इस प्रकार के ग्राफ पढ़े होंगे, इस प्रकार का ग्राफ, इस प्रकार का ग्राफ, तो ये सारा का सारा आपको 9th में पढ़ने को मिलेगा। तो जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही होती है तो क्या होता है, तो कहा जाता है कि वह क्या है, गतिशील अवस्था में है। क्योंकि एक व्यक्ति सपोज यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, और एक वस्तु लगातार उसकी स्थिति बदलती जा रही है, इसका मतलब वो कैसी है, गतिशील अवस्था में है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 1183 नंबर का कि अनुवांशिकता को नियंत्रित करने वाला गुणसूत्र एक घटक है। ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चनों में से है ये भी एक, क्योंकि 10वीं क्लास की एनसीईआरटी से है। तो खालिस्तान अनुवांशिकता को नियंत्रित करने वाला गुणसूत्र का एक घटक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। राइट आंसर की जो डीएनए है ना, वह अनुवांशिकता को नियंत्रित करने वाला गुणसूत्र का एक घटक होता है। ठीक है, और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीएनए है ना, सॉरी इसका फुल फॉर्म मुझे भी, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। और जो डीएनए बना किसका होता है, सॉरी जो गुणसूत्र है वो किसका बना होता है, तो डीएनए का और एक हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और डीएनए का मॉडल कौन ने दिया था, तो वाटसन और क्रिक ने। अगला क्वेश्चन है यौन प्रजनन के दौरान जब दो व्यक्तियों के गुणसूत्र कोशिकाएं संयोजित होती है तो वे खालिस्तान बनाती है। तो यौन प्रजनन के दौरान जब दो व्यक्तियों के गुणसूत्र कोशिका संयोजित होती है तो वो क्या बनाती है, तो पहला ऑप्शन है युग्मनज, सेकंड ऑप्शन है अंडा, थर्ड ऑप्शन है एंडोस्पर्म और फोर्थ ऑप्शन है भ्रूण। ठीक है, तो जब भी दो गुण शुक्राणु, ठीक है, कोशिका संयोजित होती है तो क्या बनाएंगे, तो युग्मनज बनाएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। परंतु कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि युग्मनज तब ही बनता है जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं, परंतु ये एनसीईआरटी के लैंग्वेज ही है। ठीक है, और वहीं से क्वेश्चन बना है, इसीलिए मैंने इसे एज इट इज लिया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा कि यौन प्रजनन के दौरान जब दो व्यक्तियों के गुणसूत्र कोशिकाएं संयोजित होती है तो वो क्या बनाती है, युग्मनज बनाती है, जिसे हम जायगोट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जायगोट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1185 कि यदि कोई पिंड है, एक पिंड है, रूपांतरित गति में एक सीधी रेखा में गति करता है, मतलब यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक सीधी रेखा में गति करता है तो इस गति को खालिस्तान कहा जाता है। ठीक है, तो देखो कोई पिंड है रूपांतरित गति से एक सीधी रेखा में गति कर रहा, मतलब इस प्रकार सीधी रेखा में गति करता है तो हम इसे क्या कहते हैं, सरल रेखी गति कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 1186 नंबर का कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, जिस पृथ्वी पर आप रह रहे हैं, मैं रह रहा हूँ, उसकी त्रिज्या की बात हो रही है। तो पहला ऑप्शन है 6.4 इंटू 10⁵ मीटर, सेकंड ऑप्शन है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। और आप इतना जानते हैं माइनस वाले आंसर हो नहीं सकते क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या की बात करें और वो एक पॉजिटिव वैल्यू ही होगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है यहाँ पर क्या राइट आंसर कि 6.4 इंटू 10⁶ मीटर होता है क्या, पृथ्वी की त्रिज्या। ठीक है, ये आप याद रखोगे। यहाँ 4 से 5 क्वेश्चन और याद रख लेना कि क्योंकि पृथ्वी की बात हो रही है। तो सबसे पहले अगर हम पृथ्वी की आयु की बात करें तो पृथ्वी की आयु आपने पढ़ा होगा 4.6 अरब वर्ष है। तो पृथ्वी की आयु कितनी है, तो 4.6 अरब वर्ष है। सेकंड क्वेश्चन ये आप यहाँ से याद रख लो कि जो पृथ्वी है इसका कुल भार कितना है। ठीक है, पृथ्वी का कुल भार कितना, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो यह आ जाएगा 5880। ठीक है, 5880 गुणित 10⁻21 किलोग्राम। ठीक है, याद रखिएगा कि पृथ्वी का भार कितना ये पूछ लिया जाए तो 5880 गुणित 10⁻21 किलोग्राम है, ये आपको याद रखना है। अगला ये याद रखोगे कि जो पृथ्वी की बात हो रही है, ठीक है, तो पृथ्वी का जो भूमध्य रेखा, ठीक है, जो भूमध्य रेखा पर व्यास कितना है, तो 12,756 किलोमीटर। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 12,756 किलोमीटर भूमध्य रेखीय व्यास है। और ध्रुवों पर व्यास कितना है, तो 12,714 किलोमीटर ध्रुवों पर व्यास है और भूमध्य रेखा पर 12,756 किलोमीटर व्यास है। ठीक है, ये दोनों चीजें आप याद रखोगे। फाइनली क्वेश्चन क्या था हमारा कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। अगला क्वेश्चन है 1187 नंबर का कि यदि कोई ग्रह सिकुड़ना शुरू कर देता है तो जी का मान क्या होता है। ठीक है, तो जब कोई ग्रह सिकुड़ना शुरू कर देता है तो जी का मान क्या होता है। तो पहले तो फॉर्मूला आपको पता होना, तो जी बराबर से क्या होता है,
Gm/r का वर्ग, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो सिकुड़ना अगर प्रारंभ करेगा तो r क्या है यहाँ पर, उस ग्रह की त्रिज्या, और त्रिज्या का मान अगर कम होगा, r का मान जब कम होगा तो g का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, g का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर क्या राइट आंसर, की कोई ग्रह सिकुड़ना शुरू कर देता है तो g का मान क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर। और अगर पृथ्वी में स्मॉल जी का मान पूछ ले तो कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है किसका, स्मॉल जी का मान। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 1188 की अमोनिया। अच्छा क्वेश्चन है कि अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन द्रव्यमान के अनुसार हमेशा खालिस्तान के अनुपात में रहते हैं। तो पहले तो अमोनिया का फॉर्मूला पता होना, तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3 होता है। इसके बाद इनका परमाणु क्रमांक पता होना, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 7 है। ठीक है, और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है। वापस से किसका अनुपात पूछा है हमसे, कि इनके द्रव्यमान का अनुपात हमेशा क्या होता है, तो NH3 फॉर्मूला है किसका, अमोनिया का। तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, 14, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 7, और परमाणु भार कितना है, 14 अनुपात। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी 1 है और परमाणु भार भी 1 है, तो 1 का 1 लिखा, परंतु हमारे पास हाइड्रोजन 3 है तो 3 का गुणा करोगे तो फाइनली अनुपात कितना है, तो 14:3 है। किसका अनुपात, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन एज इट इज NCERT में लिखा है, वैसा का वैसे ही मैंने लिख लिया है। अगला क्वेश्चन है 1189 नंबर का, कि एक इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक हीटर में के टर्मिनलों के बीच विभवांतर उस समय 60 वोल्ट होता है जब स्रोत से 4 एम्पियर की धारा लेता है। तो वापस से क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, अगर समझ में ना आए तो रोक के पढ़ो। कि एक इलेक्ट्रिक हीटर में टर्मिनलों के बीच विभवांतर उस समय 60 वोल्ट होता है जब स्रोत से 4 एम्पियर की धारा लेते हैं, और यदि विभवांतर को बढ़ाकर, ठीक है, यदि विभवांतर को बढ़ाकर कितना कर दिया जाए, 135 वोल्ट हो जाता है, तो हीटर द्वारा ली जाने वाली धारा कितनी होगी। तो आई होप आप क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे। तो देखो मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि V बराबर से क्या होता है, IR होता है, और इसे अगर परिवर्तित करें तो V समानुपाती है कितना, I, ये आपने पढ़ा होगा। तो हमारे पास दो अलग अलग विभवांतर, एक यहाँ पर विभवांतर है और एक यहाँ पर विभवांतर है। तो हम ये बोल सकते हैं कि V1 और I1, वैसे ही दो अलग दूसरा विभवांतर इसको, तो V2, और इसको समानुपाती क्या कर लोगे, I2 कर लोगे। अगर हम और आगे सॉल्व करें तो हम ये कर सकते हैं कि V1/V2 बराबर से I1 कितना हो जाएगा, I2 हो जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा, जब दो अलग अलग विभवांतर दिए हो और अलग अलग धारा दी हो तो ये फॉर्मूला काम करेगा। तो हमने फॉर्मूला बनाया V1/V2 बराबर से I1/I2 कर लिया है। ठीक है, तो V1 का पहले वोल्ट कितना था, 60, तो 60 लिखा। फिर वोल्ट कितना हो गया, 135, तो यहाँ लिखा 135 बराबर से पहले धारा कितनी थी, 4 एम्पियर, और सेकेंड टाइम धारा निकालनी है। 4 से काटोगे 4 एकम 4, तो ये कितने बार कटेगा, 15 बार, 15 एकम 15 और 15 नमे 135। तो फाइनली I2 का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 9 एम्पियर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर क्या राइट आंसर। और थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, जितने भी मैं न्यूमेरिकल इसमें लेता हूँ आप उस न्यूमेरिकल को लिख लिया करो और उसकी प्रैक्टिस किया करो। ये नॉर्मली बनने लगेंगे पर प्रैक्टिस के बाद, ठीक है, ये मैथ से ज़्यादा सरल है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 1190 की 17वें समूह के तत्वों को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है राइट आंसर, क्या कहा जाता है, हेलोजन कहा जाता है। इस क्वेश्चन को हम बार बार डिस्कस करते हैं तो ये आपको याद भी हो गया होगा। ये वाला है 17वां समूह, कौन सा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये 17वां समूह है। इसे सबको कहा जाता है क्या, हेलोजन कहा जाता है। और इसमें टोटल क्या आ रहा है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन आ रहा है। ठीक है, तो इस लेक्चर में तो इतना ही। अगले लेक्चर में फिर अपनी मुलाकात होगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है।